सत श्री अकाल। मैं स्नेह चोपड़ा, स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया मंच पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जिसने पूरी हदें पार कर दी। एक महिला जो एक माँ है, उसे कोई माँ कहे, पूरी जिंदगी में उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, बल्कि वो माँ के नाम पर एक धब्बा कही जा सकती है। कोलकाता में जन्म लेने वाली एक महिला जिसकी ये कहानी है, बहुत ही भयानक ये कहानी है, जो आपको सुनने पर थोड़ा विचलित भी कर सकती है, परेशान कर सकती है। ये कहानी है सूचना सेठ की। सूचना सेठ जो एक पढ़ी लिखी महिला है, फिजिक्स ऑनर में ग्रेजुएशन किया है, कोलकाता के नामचीन यूनिवर्सिटी से संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन करती है, कई भाषाओं की जानकार है, डाटा साइंस में पढ़ाई करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करती है और दुनिया की कई नामचीन यूनिवर्सिटियों से जुड़ती है। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स की स्पेशलिस्ट के रूप में भी जानी जाती है। टॉप 10 जो हमारे देश के एआई एथिक्स के जो स्पेशलिस्ट हैं, उनमें उनका नाम आता है। एक स्टार्टअप कंपनी वो शुरू करती है, लेक्चर भी देती है। एआई माइंडफुल लैब, माइंडफुल एआई लैब के नाम से कंपनी है, जिसकी वो फाउंडर है, सीईओ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो लेक्चर भी देती है, क्लासेस देती है। ये सूचना सेठ इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद, ये कहानी है एक गुस्से की, कहानी है एक नफरत की, कहानी है मोहब्बत की और कहानी है ममता का गला घोंटने की। ये कहानी है 6 जनवरी को जो बात आई है सामने, अभी हाल ही में 2024 की अगर हम बात करें, अभी कुछ ही दिन हुए हैं ये जो नया साल शुरू हुआ है। गोवा के लिए क्या निकलती है, 6 जनवरी को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जाती है अपने 4 साल के बच्चे के साथ। गोवा के लिए निकलती है, एयरपोर्ट पे पहुंचती है, फ्लाइट लेती है। गोवा एयरपोर्ट पर पहुंचकर बाहर निकलती है, टैक्सी बुक करती है और एक होटल पहुंचती है, सोल बनियान होटल, जो कलिंगटन एरिया में पड़ता है। ये वहां पहुंचती है, जो कि इसने पहले से ही बुक किया होता है। अब इसके बाद वो जब 6 जनवरी को वहां पहुंचती है बेटे के साथ, उसके बाद ये गोवा में इधर उधर घूमने जाती है, बच्चे को साथ ले जाती है, बच्चे के साथ पूरा एंजॉय करती है। अब 8 जनवरी को रात को ये फोन करती है होटल डेस्क पे, जो होटल का ट्रैवल डेस्क होता है, फोन करती है और कहती है कि मुझे कैब बुक करनी है। अब डेस्क वाला पूछता है, जो होटल डेस्क वाला है, वो पूछता है कि मैम आपको कहाँ जाना है, मैं कहाँ के लिए कैब बुक करूं? तो वो कहती है कि मुझे बेंगलोर जाना है। तो वो हैरान होता है, जो होटल ट्रैवल डेस्क वाला होता है बंदा, वो हैरान होता है कि इतनी दूर, जो कि 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, क्योंकि गोवा से अगर हम टैक्सी से जाते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 500 से 550 के करीब जो है वो डिस्टेंस है। तो वो कहता है कि आप फ्लाइट से जा सकती हैं, जल्दी आप जा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे कैब से ही जाना है, पैसे की कोई चिंता नहीं है, पैसे जितने भी लगेंगे मैं लगाऊंगी, लेकिन मुझे जो है वो कैब से ही जाना है, आप मेरे लिए कैब बुक कर दीजिए। वो कैब जो है बुक कर देता है और अब जो ट्रैवल डेस्क वाला है उसको क्या पता है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं है कि अगर कोई टैक्सी से जाना चाहता है, प्लेन से जाना चाहता है, या जैसे ट्रेन से जाए, प्लेन से जाए, जैसे भी जाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो टैक्सी बुक कर देता है और रात के 1 बजे सूचना सेठ जो है वो चेकआउट कर जाती है। चेकआउट करने के बाद जो उसके लगेज वगैरह आते हैं वो
काउंटर पे आती है और काउंटर पे आने के बाद वो जो बिल वगैरह होता है वो सारा पे करती है। होटल स्टाफ जो होता है उस समय, क्योंकि रात के समय में ज़्यादातर क्या होता है कि जो होटल स्टाफ होता है वो सो जाता है, बहुत ही कम स्टाफ होता है वो जाग रहा होता है। लेकिन जब कोई चेकआउट करता है तो जिसकी ड्यूटी होती है वो ऑन ड्यूटी अवेलेबल रहता है। तो उन्होंने जो लगेज होते हैं वो गाड़ी में रखे सूचना सेठ के, और सूचना सेठ ने उनको टिप वगैरह दी और वो वहाँ से रवाना हो गई टैक्सी से। अब टैक्सी जा रही है रात के 1 बजे, अकेली महिला लगेज गाड़ी में है और वो टैक्सी से बेंगलुरु की तरफ जा रही है, जो कि रात को जैसे वो 1 बजे चलती है तो अगले दिन वो 12 बजे के करीब पहुंचेगी। तो अब उसे 12 बजे पहुंचना था। अब क्या होता है कि जब कोई भी चेकआउट होता है तो सुबह स्टाफ की ड्यूटी होती है, होटल का जो स्टाफ होता है उनकी ड्यूटी होती है कि जितने भी रूम खाली हुए हैं उनको जाके चेक करना, उनकी सफाई करना, मेंटेन करना, हर चीज़ उनकी ड्यूटी होती है और अच्छी से उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। ऐसे ही जो एक स्टाफ जिसकी ड्यूटी होती है वो सफाई करते करते पहुंचता है सूचना सेट वाले रूम में जहां से वो चेकआउट करके जाती है। अब क्या होता है कि जब वो सफाई करता है तो सफाई करते करते उसकी नजर जाती है फर्श पर, जहां पर उससे कुछ खून के छींटे या आप कह लीजिए कि धब्बे कुछ उससे नजर आते हैं। तो वो परेशान होता है और वो अपने मैनेजर को बुलाता है। अब मैनेजर आता है, मैनेजर देखता है और चेक करता है, उसे भी लगता है कि ये कुछ खून के ही छींटे हैं और वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। अब सूचना सेठ तो जा चुकी है, पीछे चेकआउट हो गया, चेकआउट होने के बाद वो निकल गई है टैक्सी से। अब जो है पुलिस आती है, पुलिस आकर भी चेक करती है रूम में कि वाकई ये खून के धब्बे हैं। अब अंदेशा होता है कि एक महिला आई है, रात को 1 बजे टैक्सी लेकर वो गई है, तो कहाँ गई है, कैसे गई है, वो सारी पूछताछ करती है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि जिस ड्राइवर से गई है वो होटल के ही ट्रैवल डेस्क से बुक किया गया था। ट्रैवल डेस्क वाले जो टैक्सी कंपनी होती है जहां से टैक्सी को बुक किया था वहां फोन करती है और ड्राइवर का नंबर लेती है। ड्राइवर का नंबर लेने के बाद जो पुलिस है वो ड्राइवर को फोन करती है कि हमारी बात कराई जाए। जब बात कराने की बात आती है तो वो रास्ते में होते कुछ 200 किलोमीटर वो पहुंच चुके होते हैं आगे तक। 200 किलोमीटर का सफर तय हो चुका होता है। तो ड्राइवर को कहते हैं कि हमारी जो आपकी गाड़ी में महिला है ट्रैवल कर रही है उससे हमारी बात कराइए। अब पुलिस जो है वो बात करती है, उससे पूछती है कि आप यहाँ आए थे, क्योंकि पुलिस को इस दौरान पता चलता है छानबीन में जब वो सीसीटीवी कैमरा खंगालती है, क्योंकि जब होटल वाले होते हैं, होटल वाले बताते हैं कि जब ये महिला आई थी तब इसके साथ एक बच्चा था, लेकिन जब ये गई है तो ये अकेली गई है, बच्चा नहीं था। तो पुलिस को थोड़ा शक होता है। वो जब ड्राइवर से फोन पे बात करते हैं और कहते हैं कि हमारी महिला से बात कराइए, सूचना सेठ से बात कराइए, तो सूचना सेठ से पुलिस जो है वो पूछती है कि आप जब आए थे तो आपके साथ आपका बेटा था, छोटा एक मासूम बेटा था आपका, वो कहाँ पर है? तो सूचना सेठ कोई घबराती नहीं है, अब वो आराम से जवाब देती है कि गोवा में ही मेरे रिश्तेदार रहते हैं, तो मैं उसको वहां पर छोड़कर आई हूँ, वो वहां पे कुछ दिन रहना चाहता था। तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप हमें उनका जो है एड्रेस दे दीजिए, जैसे एक रूटीन हमारा एक होता है, तो आप हमें एक एड्रेस दे दीजिए जहां पर आपने उसको छोड़ा अपने रिश्तेदारों का। और वो रिश्तेदारों का एड्रेस दे देती है और पुलिस जो है अमूमन होता है कि चलो अब रिश्तेदार के पास है तो क्या करना है, लेकिन जो पुलिस का दिमाग होता है वो कहीं ना कहीं शक पैदा कर ही देता है। अब यहाँ पर अगर हम कहें तो पुलिस की काफी सूझबूझ से जो पुलिस ने काम किया काबिले तारीफ है।
उन्होंने, एक पुलिस वाला बीच में था जो कहने लगा कि मैं इस एड्रेस पर जाकर देखूं तो सही कि बच्चा वहां पर है भी कि नहीं। अब पुलिस वाला जो होता है वो जाता है, जो एड्रेस उसने दिया होता है सूचना सेठ ने, तो वो उस एड्रेस के घरों का जो एड्रेस होता है, रेजिडेंशियल एरिया का जो एड्रेस होता है, वहां पे जाते हैं, घूमते हैं, लेकिन जो एड्रेस सूचना सेठ ने दिया होता है वो फेक निकलता है। अब जब वो एड्रेस फेक निकलता है तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं कि एक, जब वो 6 तारीख को आई है, सीसीटीवी कैमरा में नजर आ रहा है कि बच्चा उसके साथ था। रात को 8 तारीख को रात को वो 1 बजे टैक्सी से गई है, क्योंकि वो दिन में भी जा सकती थी, लेकिन वो टैक्सी से गई है, ऐसा क्यों? और जब गई है तो बच्चा उसके साथ नहीं था, ऐसा क्यों? एड्रेस जो दिया है वो फेक दिया है, ऐसा क्यों? तो काफी क्यों जो थे वो पुलिस के दिमाग में चल रहे थे। अब पुलिस ने क्या किया कि पुलिस ने फोन किया वापस से ड्राइवर को। जब ड्राइवर को वापस से फोन किया तो उसको कहा कि जो मैं बोल रहा हूं, जो हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो चुपचाप से सुनो। तो उन्होंने पूछा कि तुम कहां पर हो, अभी तुम कहां पर हो, किस लोकेशन पर हो? उसने बताया कि मैं इस लोकेशन पर हूं। तो जब उन्होंने कहा है कि एक काम करो, कहीं पर भी गाड़ी रोककर चाय पीने के बहाने गाड़ी रोको और पूछो कि आसपास में पुलिस स्टेशन, नजदीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है, कहां पर है, कितनी दूरी पर है, और फौरन से उस पुलिस स्टेशन में जाओ और हमारी बात करवाओ। अब ड्राइवर भी समझदार था, गोवा में काम करता था, लोकल था गोवा का, तो वो जानता था कि पुलिस अगर ऐसा कुछ कह रही है तो क्यों कह रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो ऐसे ही करता है, वो टैक्सी को रोकता है कहीं चाय पीने के बहाने, वहां पूछता है, नजदीकी जो पुलिस स्टेशन होता है उसके बारे में पूछता है। तो पूछने के बाद वो गाड़ी जो पहले वो स्पीड में चला रहा होता है उससे तेज स्पीड में ले जाके वो वहां पर जो है गाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाता है और जल्दी से गाड़ी से निकलकर वो, तब तक वो जो गोवा पुलिस से फोन आया था वहीं से उनको फोन मिला देता है, और जो वो स्टेशन पहुंचता है उसका नाम होता है आई मंगला पुलिस स्टेशन। तो आई मंगला पुलिस स्टेशन में वो जाते ही पुलिस से बात करवाता है। तो गोवा पुलिस बताती है कि जो यह टैक्सी आई है इसमें जो महिला है उसके ऊपर हमें शक है, क्योंकि ये बच्चे के साथ आई थी और बच्चा जो है इसके साथ वापस नहीं गया है, और जो एड्रेस दिया है फेक दिया है। ये हमारा मामला है, गोवा क्षेत्र का मामला है, तो आप हमारे आने तक आप महिला को कस्टडी में लीजिए। तो अब क्या होता है कि अब जब तक सूचना सेठ कुछ समझ पाती, कुछ सोच पाती, इससे पहले ही पुलिस गाड़ी के पास आती है, सूचना सेठ को गाड़ी से उतारती है, उसका गाड़ी का ट्रंक खोलती है और उसका बैग निकालने को कहती है। जब बैग निकाला जाता है, पुलिस उसका बैग खोलती है, खंगालती है, बड़ा सा बैग होता है, देखती है कि उसके ऊपर पहले कपड़े होते हैं। वो धीरे धीरे सब कपड़ों को निकालती है और एकदम से जो पुलिस है वो पीछे हट जाती है 2 कदम। भौचक्के रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि गाड़ी में तोड़ मरोड़ कर एक मासूम बच्चे की बॉडी पड़ी है। तो वो तुरंत महिला को हिरासत में ले लेते हैं और गोवा पुलिस को बताते हैं कि ऐसे ऐसे बैग में जो एक है 4 साल का बच्चा है, मासूम बच्चा है, जिसको जो जिंदा नहीं है, उसकी बॉडी हमें मिली है। और अब गोवा पुलिस उन्हें कहती है कि हमें आने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप बच्चे का जो है उसे मॉर्चरी में आप रखवा दीजिए और महिला को अपने पास रखिए। और क्या होता है कि जब एक क्षेत्र से, एक राज्य से दूसरे राज्य में, क्योंकि आई मंगला जो पुलिस स्टेशन था वो कर्नाटका में था, तो ये जो मसला था ये गोवा का था, क्योंकि मर्डर जो था वो गोवा में हुआ था। तो उन्हें एक ट्रांजिट रिमांड की जरूरत पड़ती है जो कोर्ट से लेना पड़ता है। अब 200 किलोमीटर दूर था तो पुलिस पहुंचती है कुछ घंटों में, आई मंगला पुलिस स्टेशन में पहुंचती है, कोर्ट जाती है, वहां से वो रिक्वेस्ट करती है कि
ट्रांजिट रिमांड के लिए कहती है तो उन्हें वो जो ट्रांजिट रिमांड होता है वो मिल जाता है। तो वापस वो गोवा के कैलिंगटन में आ जाते हैं। अब कुछ स्टोरी जो होती है, जो कुछ कहानी होती है वो फूचना फ्रेट रास्ते में बता देती है और कुछ कहानी जो है वो वापस आके पुलिस स्टेशन में बताती है। अब कहानी क्या है? कहानी है कि फूचना फ्रेट पढ़ी लिखी थी, आर्टिफिशियल एजेंसी, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो काफी ज्यादा पढ़ाई कर चुकी थी, अलग अलग चीज में कर चुकी थी। डाटा साइंस में उसने किया था, फिजिक्स ऑनर्स में किया था ग्रेजुएशन, और एआई में टॉप थी, लेक्चर भी देती थी। वो करियर की तलाश में बेंगलुरु आई थी। बेंगलुरु में जब वो आई, उसने स्टार्टअप अपने की कंपनी एक स्टार्टअप किया उसने, आर्टिफिशियल माइंडफुल एआई लैब के नाम से। और वहीं पर उसकी एक मुलाकात होती है वेंकट रमन के साथ, जो केरला का रहने वाला है, पढ़ा लिखा है, और उसकी फैमिली भी एक पढ़ी लिखी फैमिली से वो बिलोंग करता है। आपस में मिलते हैं, मोहब्बत होती है, बातचीत होती है, मोहब्बत होती है। मोहब्बत होने के बाद वो शादी कर लेते हैं। ये 2010 की बात है कि 2010 में 2010 में वो शादी कर लेते हैं। शादी के 9 साल बाद, शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता है, दोनों खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2019 में जाकर 9 साल के बाद शादी के उनके यहाँ पर एक बेटा पैदा होता है। 2019 में बेटा पैदा हुआ था। 2020 में जब कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, तो घर में कुछ कलह कलह शुरू हो गया। बात इतनी तक बढ़ गई कि वो दोनों अलग अलग रहने लगे। वेंकटेश और फूचना फ्रेट दोनों अलग अलग रहने लगे। अब अलग अलग रहते थे तो जो वेंकट रमन था, वो नेचुरल है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। तो वेंकट अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास चला जाता था। अब शादी को 2-3 जो अलग अलग ये रह रहे थे, तो अलग अलग रहते हुए अब 2-3 साल हो चुके थे, तो तलाक का फैसला किया कि तलाक लेना है क्योंकि हमने साथ नहीं रहना है। तो तलाक लेने के, अभी 2023 की बात है कि तलाक लेने के बाद कोर्ट ने आदेश दिए, क्योंकि वेंकट रमन अपने बेटे को मिलना चाहता था, कस्टडी लेना चाहता था, लेकिन कस्टडी अमूमन जब बच्चा छोटा होता है तो माँ को ही मिलती है। तो वेंकट रमन को मिलने की परमिशन दे दी गई कि हर हफ्ते, हर संडे को वो अपने बेटे को मिल सकता है। अब तलाक हो गया, कस्टडी माँ को मिल गई। जो बात था वेंकट रमन वो हर संडे मिलने आता था। अब जब वो हर संडे मिलने आता था तो जो फूचना फ्रेट थी उसे देख के बहुत बुरा लगता था, बहुत नफरत होती थी कि ये बाप बेटा आपस में बहुत खुशी से रहते हैं, घुलते मिलते हैं, और जब भी वेंकट आता है तो बेटा बहुत ही खुश होता है, और ये दोनों हंसी ठिठोला करते हैं, खेलते हैं, खुश रहते हैं। तो ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हर संडे ये नफरत जो थी वो बढ़ती जा रही थी। वो वेंकट को खुश नहीं देखना चाहती थी, देख नहीं पा रही थी। इतनी समझदार पढ़ी लिखी औरत, एक माँ, एक बीवी, लेकिन इतनी नफरत मन में भर गई कि वो नहीं देख पा रही थी कि उसका पति जो है इतना खुश है बेटे के साथ। अब वो उसे नुकसान पहुंचाने के, उससे बदला लेने के, या फिर उसको दुखी करने के तरीके ढूंढने लगी कि ये मैं कैसे करूं। अब 5वां संडे आना था, जो कि अभी 7 तारीख को था, 8 को। तो इससे पहले ही वेंकट विदेश चला जाता है। उसे कंपनी के काम से विदेश जाना पड़ता है। वो विदेश चला गया, तो इस संडे को वो नहीं आ पाया। उसने बता दिया कि मैं संडे को नहीं आ पाऊंगा। इसी दौरान जब फूचना फ्रेट पहले ही एक अपना प्लान बना चुकी थी कि मैं अपने बेटे को नहीं मिलने दूंगी, और मैं किस तरीके से वेंकट को
दुखी कर सकती हूँ, कि कैसे मैं उसका सुख जो है उससे दूर कर सकती हूँ, कैसे उसकी खुशियों को मैं दूर कर सकती हूँ। अब उसका पूरा जो प्लान था वो अपने बेटे को लेकर 6 जनवरी को बेंगलोर जाती है फ्लाइट से, लेकिन माफ़ कीजिएगा, बेंगलोर से गोवा जाती है। गोवा जाने के बाद वो 8 तारीख को अपने बेटे को अपनी ममता का गला घोंट देती है और उसको बक्से में पैक करके, बैग में पैक करके, उसको पता था कि अगर मैं फ्लाइट से जाती हूँ तो मैं कैमरों में आ जाऊंगी। अगर मैं कहीं पर भी ब्रीफकेस को लेकर जाती हूँ, कहीं पर भी अगर मैं छोड़ती हूँ तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, मैं पकड़ी जाऊंगी। और खुद को बचाने के लिए उसने 8 साल, जो 4 साल का उसका बच्चा था, उसको मार के बैग में पैक करके, और वो टैक्सी के लिए आधी रात को निकल पड़ी ताकि कोई उस पर शक ना कर सके और वो पकड़ी ना जा सके। जो कि उसने 8 जनवरी को करीबन रात के 8 से 10 के बीच में अपने बेटे को, अपनी ममता को मौत के घाट उतार दिया। अब इसमें होटल की बहुत बड़ी समझदारी रही कि जो स्टाफ वहां पे सफाई करने आता था, रूम क्लीन करता था, उन्होंने अपने मैनेजर को बोला, मैनेजर ने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने समझदारी दिखाई कि उन्होंने ड्राइवर से किस तरीके से बात की, किस तरीके से समझाया, किस तरीके से आगाह किया, और वो ड्राइवर, उसकी कितनी समझदारी रही कि वो मामले को समझ गया और तुरंत वो जैसा कि पुलिस ने कहा वैसा ही उसने किया। और ये एक, हम कह सकते हैं कि एक कातिल माँ, हालांकि कहते हैं कि दुनिया में माँ से प्यारा कोई नहीं, माँ से बढ़कर कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है माँ ही कातिल बन गई एक मासूम की, एक 4 साल के बच्चे की। ऐसी माँ का कलेजा फटा नहीं होगा, ऐसी माँ का दिल पसीजा नहीं होगा, ऐसी माँ शायद जीने के लायक भी नहीं है। सुना था कि मोहब्बत में इंतहा इतनी होती है कि कोई भी कुछ भी कर गुजरता है, लेकिन नफरत वो भी अपने पति से इतनी कि अपने ही कोख को उजाड़ दिया, अपने ही वंश को खत्म कर दिया, अपनी ही ममता का गला घोंट दिया। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक कहानी के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगली कहानी से पहले इस वीडियो को आप कितना शेयर करते हैं वो आपके ऊपर है, और आपका जितना भी सहयोग रहेगा उसके लिए धन्यवाद।